हेलो दोस्तों, प्लस एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। अगर इस वीडियो में आप आए गए तो प्लीज़ बने रहे। मैं लास्ट में इससे ऊष्मा से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ आपको टर्म्स जो है पहले थ्योरी में क्लियर कराऊंगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन आगे की ओर करेंगे। इसलिए आप लगातार बने रहे। मेरी गारंटी है इससे बाहर ऊष्मा में आपके कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ऊष्मा का जो चालन होता है, ऊष्मा का चालन किस किस तरीके से ऊष्मा जो है ट्रांसफर होती है। तो पहला तो होता है इसके अंदर, एक होती है चालन विधि। चालन विधि एक संवहन विधि होती है, और एक होती है विकिरण विधि। विकिरण, देखिए मैं तीनों साथ में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। मेरी गारंटी है अगर आपने इसे समझ लिया आज के बाद, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके। ठीक है, चालन की अगर मैं बात करूं तो चालन को आप देखें, मान लीजिए कोई लोहा है, ये लोहा लिया है मैंने, इसके यहाँ पर मैं एक कोई और वस्तु रख देता हूँ इसके पास। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु और रखी, ठीक है। इस लोहे का टेम्परेचर मान लीजिए आप 200 डिग्री सेल्सियस है, और इस वस्तु का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो जो गर्म वस्तु होती है उसकी एक गुण होता है उसके अंदर, उसके जो अंदर कण होते हैं वो कंपन करते हैं। कोई वस्तु गर्म होगी तो कंपन करेंगे, तो ये इस प्रकार से ये कंपन करेंगे। ये कोई कण है तो या इसकी जगह पर ऐसे कंपन करेगा ये। अब मान लीजिए ये थोड़ा इसकी तुलना में ठंडा है, तो ये कम कंपन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, बहुत कम कंपन कर रहा है। तो इसके जो है कण इस प्रकार है इस पदार्थ के। अब क्या होगा, ये कंपन कर रहे हैं तो कंपन करते हुए इसकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जो गति कर रहे हैं, किसको स्थानांतरित करेगा, किसको देगा, यहाँ पे जो कण होंगे उनको। तो ये कण भी क्या करेंगे, ये भी कंपन करने लगेंगे इसके पास वाले। तो मुझे बताओ, ऊष्मा जो ऊर्जा है, ऊष्मा उसका स्थानांतरण कहाँ हुआ, इस वाली लोहे वाली वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इसके अंदर जो इनके कण हैं ये नहीं बदलते हैं, सिर्फ ये गतिज ऊर्जा ऑक्सीलेशन, यानी कि जो कंपन कर रहे हैं, सिर्फ कंपन एक से दूसरे को कंपन दे रहा है। देखो, इस वाले पदार्थ के जो कण कंपन कर रहे हैं, इस वाले भी क्या कर रहे हैं, इसके पास होकर के ये भी कंपन करने लगे, यानी गतिज ऊर्जा इसको स्थानांतरित कर दी। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये पदार्थ के कण आपस में मिले एक दूसरे से? बिल्कुल नहीं। लोहे के कण अलग है, इस वस्तु के कण अलग है। तो इसी प्रकार अब जब लोहे की कोई वस्तु है और ठंड के टाइम में अगर हम उसे छूते हैं, हमें अत्यधिक ठंडी लगती है ना। हमें अत्यधिक ठंडी क्यों? इसका तापमान क्या होगा? अब लोहे का तापमान ठंड में क्या होता है, बहुत कम होता है, हमारे शरीर की तुलना में तो बहुत कम होगा। जैसे ही हम हाथ लगाएंगे हमारे हाथ की ऊष्मा किस में चली जाएगी, लोहे में, और जैसे हमारे हाथ की ऊष्मा लोहे में जाती है हमें ठंडा लगता है। तो मुझे बताओ, क्या मेरे हाथ के कण लोहे में गए क्या? बिल्कुल नहीं गए। और कोई गर्म लोहा है तो मेरे शरीर से तापमान उसका ज़्यादा है। तो आप खुद बताइए, अगर मैं इसे टच करूंगा तो अचानक से ऊष्मा मेरे हाथ के अंदर आएगी। खुद सोचिए, क्या लोहे के कण आए क्या मेरे हाथ में? नहीं आए। तो जब कण आपस में स्थानांतरित होते ही नहीं है, सिर्फ ऊष्मा स्थानांतरित होती है, यानी कि कण अपनी ही जगह पर रहते हैं, तो ऐसी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की क्या कहलाएगी? चालन विधि कहलाएगी। बहुत सिंपल है ना। तो आज के बाद आप इसे नहीं भूलेंगे। इसके बाद अगर मैं संवहन की बात करूं तो संवहन के अंदर क्या होता है, आप घर पे जो सिगड़ी वगैरह जला करके जो हम हाथ सेकते हैं, यानी कि हाथ को गर्म करते हैं ठंड के टाइम में, सेम प्रोसेस है। मान लीजिए ये यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई है, अब इन लकड़ियों को मैं जला रहा हूँ इस प्रकार से, और सर्दी के टाइम पे मान लीजिए ये मेरे हाथ है, अब मुझे बताएं, क्या आप इन लकड़ी की यहाँ पर आग के अंदर तो हाथ नहीं ले जाते, हम हाथ को उससे थोड़ा दूर रखते हैं ऊपर की ओर। हमें पता है कि वहाँ पर भी ताप हमारे तक पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचता है? अब जब ये लकड़ियाँ हैं, जब आग लग रही तो इसकी चारों ओर क्या होंगे, कण होंगे, वायु के अंदर कण है। अब ये कण क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और कण जो गर्म होते हैं, वायु इसके आसपास की गर्म होती है, और गर्म वायु की अपने आप में गुण है कि हल्की होकर के क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। तो ये वायु कहाँ चली जाएगी, अब ये कण कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, ये ऊपर की ओर आ जाएंगे। ये जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो मेरे हाथ की ओर भी क्या आएंगे, ज़्यादा ताप यानी अधिक ताप मेरे हाथ के ऊपर भी आ जाएगा और मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे। इसमें आप देखिए, कण एक जगह से बदल रहे हैं। कण यहाँ थे, गर्म होकर के हल्के हो गए, हल्के होकर के ऊपर आ गए हाथ तक। क्या इसमें आए? क्या नहीं आए, इसमें तो एक ही जगह थे। बस यही फर्क है चालन और संवहन विधि के अंदर। बस संवहन विधि का उदाहरण लेना है, सबसे बेस्ट उदाहरण है अपने घर पे जो फ्रिज पड़ा रहता है ना, फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर समझिए होता क्या है
इसके अंदर ये रेफ्रिजरेटर मान लीजिए, इसके ऊपर आइस बॉक्स यानी कि सबसे ठंडा वाला ये क्षेत्र होता है इसके अंदर। यहाँ पर नीचे नॉर्मली हम बोतल वगैरह रखते हैं, हमारे जो सब्जियाँ वगैरह जो भी है, ठीक है ना। लेकिन मेन जो ठंडा रहता है वो कौन सा होता है, ये क्षेत्र होता है। अब इसके अंदर आप समझना मेरी बात को, जैसे ही मान लीजिए इसके पास वाली वायु क्या होगी, वायु के कण क्या होंगे, यह तो ठंडा है, तो इसके पास वाली वायु के कण क्या होंगे, ठंडे। तो ठंडा तो क्या है, नीचे की ओर जाएंगे कण, और नीचे वाले इसकी तुलना में यहाँ वाले कण क्या है, यहाँ वाले तो गर्म है इसकी तुलना में, और गर्म कण मैंने बताया था अभी ऊपर उठते हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, और ये ठंडे कण कहाँ आएंगे, नीचे। फिर ये नीचे वाले ठंडे जो थे वापस गर्म हो जाएंगे, और ये जो गर्म थे ऊपर जाके ठंडे हो जाएंगे। ये विधि बार बार चलेगी। तो जब ये बार बार कण जाएंगे इस प्रकार से, वातावरण क्या हो जाएगा, ठंडा, यानी कि ऊपर से ठंडे होकर कण कहाँ आ रहे हैं, नीचे की ओर। फ्रीज में यही कंसेप्ट लगता है, इसीलिए आइस क्यूब की जो पेटी होती है, ये पेटी को ऊपर बनाया जाता है, ना कि नीचे। नीचे बनाएंगे तो ये कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा, ऊपर वाला ठीक से ठंडा हो ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ कण अपनी जगह बने रहते हैं, इसमें कण अपनी जगह से स्थानांतरित हो जाते हैं। ये रेफ्रिजरेटर का मैंने उदाहरण दिया, संवहन विधि का उदाहरण है, ध्यान रखना आप, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसके अंदर आप लोहे, यानी कि आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि लोहे के टुकड़े को ठंड में छूने पर अत्यधिक ठंडा होता है, अत्यधिक ठंडा लगता है, ठीक है ना। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब विकिरण के अंदर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक पृथ्वी, यानी ये अपनी पृथ्वी है, और ये मान लीजिए एक सूर्य है। अब सूर्य से क्या होगा, विकिरण आएगी पृथ्वी पर, ये विकिरण पृथ्वी। और मैंने पहला ही लेक्चर, यानी मेरा यूट्यूब पर पहला लेक्चर, उसकी पहली लाइन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा जो है ये कहाँ आ रही, पृथ्वी पर। लेकिन मुझे बताइए ये कहाँ पर है, सूर्य, निर्वात, यानी कि ऊष्मा, ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ से हो रहा है, निर्वात से। लेकिन इन दोनों विधि में निर्वात से नहीं हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी ऊष्मा स्थानांतरित की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें निर्वात, है ना, निर्वात का उपयोग होता है। तो किसमें होता है, विकिरण में। मुझे बताया क्या इनमें निर्वात का उपयोग होता है, हो ही नहीं सकता बिल्कुल। यहाँ पर तो आग के लिए बोल रहा हूँ मैं, आग के कण। आप बताएं निर्वात में आग जल सकती है, बिल्कुल नहीं। आग तो सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं जलेगी आग। आपने बचपन में देखा होगा, आपके जो ऐसे दोस्त होते हैं, जो शैतान दोस्त होते हैं, वो अक्सर करते हैं, माचिस की तिल्ली जलाई, मुंह में रख देते हैं और देखते हैं, देखो मैंने जली हुई जो तिल्ली है उसको मुंह में रख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे मुंह के अंदर क्या, ऑक्सीजन जो अंदर जा रही है नाक से, मुंह के अंदर क्या है, जब वो बंद करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, जलती नहीं कोई वस्तु। जैसे वो तिल्ली मुंह में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है मुंह में, तो वो क्या है, बुझ जाएगी, यानी वो अपने आप क्या होगा, जलना बंद हो जाएगी, और हमें लगता है अंदर जल रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। वो बच्चे करते हैं लेकिन उनको कंसेप्ट की पता नहीं होता है। इसलिए आप ध्यान रखें, रेफ्रिजरेटर जो है संवहन विधि का उदाहरण है। और यहाँ पर विकिरण के अंदर रेगिस्तान का मैं उदाहरण लेता हूँ। इसके अंदर विकिरण में रेगिस्तान, अब रेगिस्तान के जो कण हैं, छोटे छोटे धूल के जो कण हैं, नीचे रेत के कण, अब वो कण क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, सूर्य की ऊष्मा का। अब अवशोषण करेंगे तो दिन के समय क्या होगा, अब दिन के समय अवशोषण कर रहे हैं तो रेत क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी। अब जैसे ही रेत गर्म हो गई, अब गर्म उसके अंदर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। अब रात में क्या होगा, रात में उल्टा इसका जस्ट वो क्या करेगी, उसका उत्सर्जक करेगी वापस ऊष्मा का, तो वापस वो क्या हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए रेगिस्तान दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात को अत्यधिक ठंडा। तो ये किसका है, विकिरण का उदाहरण है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, रेगिस्तान दिन में गर्म और रात को ठंडा। ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसलिए एक बार आप इससे चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और जो मैं एक एक लाइन बोलता हूँ उसे आप प्लीज़ पॉज करके वीडियो अपनी कॉपी में लिखा करें। हर एक चीज़ यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसे एक एक करके, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी यानी लंबा हो जाने वाला। इसलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें या आप एक बार इसे लिख सकते हैं, जिससे आपके बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाला है।
अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद है चालक, कुचालक है और एक ऊष्मारोधी है। अब ये क्या होते हैं, इसके अंदर जो ऊष्मा का अच्छे से चालन करते हैं वो चालक कहलाते हैं, जो ऊष्मा का अच्छे से चालन नहीं करते वो कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर चालक, कुचालक, चालक, कुचालक और एक होता है ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी। अब चालक वह पदार्थ जो ऊष्मा का चालन करते हैं। उदाहरण के अंदर इसमें आ जाएगा, जैसे हमारा एक तो शरीर हो गया, शरीर भी चालन करता है। एक धातु हो गई, धातुएं भी करती है। और इसके बाद एक आता है अम्लीय जल, है ना। अम्लीय जल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अम्लीय जल भी आप याद रखें। कुचालक के अंदर क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं करते हैं, है ना, कुचालक कहलाते हैं। अब इसके अंदर उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक तो लकड़ी हो जाएगा, क्योंकि सूखी लकड़ी में क्या ऊष्मा नहीं होती है। एक गैस, है ना, गैस कोई सी भी गैस या फिर वायु, और एक हो सकता है नॉर्मली इसके अंदर रबड़ ले सकते हैं हम, रबड़, है ना, सिलिका। ये सारे जो है ऊष्मा कुचालक, यानी आसानी से ऊष्मा इसके अंदर नहीं हो सकती है। ऊष्मारोधी जो बिल्कुल भी ऊष्मा का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होने देते ऊष्मा का। एक तो है एबोनाइट की छड़, एबोनाइट होता है, एबोनाइट, और एक होता है एस्बेस्टस, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप कि एस्बेस्टस उदाहरण है ऊष्मारोधी का, है ना, एबोनाइट उदाहरण है ऊष्मारोधी का। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसमें ये उदाहरण लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये सारे उदाहरण याद रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। मान लीजिए वो बता देगा लकड़ी ऊष्मा की है, कुचालक, सुचालक, ऊष्मारोधी, या इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो हमें पता है कुचालक है ना। सूखी लकड़ी में ऊष्मा क्या होती है, ट्रांसफर नहीं होती इधर स्थानांतरित, लेकिन गीली लकड़ी में होती है, तो इसीलिए आसानी से तो नहीं होती है ना। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है। मान लो पूछ ले आपसे, रबड़ उदाहरण है, चालक, कुचालक, ऊष्मारोधी, है ना। तो ये अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो बहुत आसान होने वाली चीज़ें। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर एक दो फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि न्यूनतम जो तापमान होता है कि हम कितना तापमान कम कर सकते हैं, तो -273 केल्विन, है ना। केल्विन मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो फ्लो में जल्दबाजी में निकल गया था, लेकिन सेल्सियस होता है, यानी कि -273 सेल्सियस के अंदर यानी न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। और यहाँ पर जो ऊष्मा का जो मापक है ना, मापने की जो इकाई यानी किससे मापते हम, है ना, तो एक बोरोमीटर होता है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप, लगातार इस वीडियो में बने रहे, उस क्वेश्चन में आपको 100% पता चल जाएगा कि हाँ थ्योरी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इसलिए मैं थ्योरी पहले कराता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। क्वेश्चन कराने पे क्या है कि बच्चों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, इसलिए थ्योरी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। इसलिए आप भी पढ़े तो सबसे पहले थ्योरी ही पढ़े। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाते हैं। अब प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि आप उसे गर्म कर रहे हो प्रेशर कुकर को, ऐसा तो है नहीं कि खाली पड़ा है कहीं पे डाल रहे तो पक रहा है। आप गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब उसका ताप बढ़ा रहे हैं। पानी है उसके अंदर चावल रखे हुए, अब पानी का क्या होगा, पानी का ताप बढ़ेगा तो वाष्प बनेगी, और वाष्प किससे टकराएगी, ऊपर कुकर के ढक्कन से, और ढक्कन से वाष्प वापस नीचे आएगी। दाब बढ़ रहा है, तो यानी क्या होगा, दाब बढ़ रहा है, और दाब बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी पानी उबलने लगेगा, तो फटाफट से उबलने लगेगा, फटाफट से चावल पक जाएंगे। तो ऑप्शन में आपको पागल बनाने के बहुत आएगा, दाब कम क्वथनांक ज़्यादा, दाब कम, या फिर दाब ज़्यादा क्वथनांक कम। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, दाब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन आए आप उसमें टिक करके राइट कर देना। क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है धातु की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों
धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? आप खुद सोचें, आपके घर पे सस्पेन होगा, यानी आप चाय बनाते हैं, अगर वो लोहे का ही है तो ऊष्मा क्या है, अब जैसे गैस पे आप रख रहे हैं तो सस्पेन आपका, यानी चायदानी गर्म हो रही है और गर्म होते ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होगा, उस हैंडल में। अगर लोहे का है तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो लकड़ी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, अभी लिखाया था मैंने, इसीलिए, है ना। तो उदाहरण याद हो तो कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो लकड़ी हमें पता है ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, और कुचालक के अंदर ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी, यानी वो गर्म है, लेकिन लकड़ी का हत्था जो है, हैंडल, वो गर्म हो गई नहीं, हम आराम से उसे सस्पेन को पकड़ सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता है। तो यहाँ उसमें ऑप्शन आए तो उसमें लिखा होगा कि लकड़ी, है ना, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो बस ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, अभी जस्ट बताया था 2 मिनट पहले। तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों की पाइपलाइनें फट जाती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पानी जमने पर फैलता है। आप खुद सोचें, अपने घर पे अगर फ्रीज है तो आप खुद देखना, उसके अंदर आप बोतल भरना, हल्की सी खाली रखना, और जब जम जाए तब देखना आप वो बोतल जो है ऊपर की ओर, उसका क्या आता है, पानी का स्तर ऊपर की ओर आ जाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पानी जमने पर फैलता है, सिर्फ ये ऑप्शन आपको वहाँ पर टिक करना है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ, पानी जमने पर फैलता है। बस अब जब फैलेगा पाइपलाइन में, सोचो पानी अब जम रहा है, फैल रहा है, तो फैलने पर दबाव किस पे डालेगा, पाइप की परत पे डालेगा चारों ओर। इतना दबाव डाल रहा है कि अब क्या है, पानी आ ही नहीं रहा है अंदर, है ना, तो फट जाएगा पाइप। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो आप इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन की जो थ्योरी आप अगर कंप्लीट रखेंगे, मेरी गारंटी क्वेश्चन इससे बाहर जाता ही नहीं। बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता है। आगे क्वेश्चन है कि केल्विन में मानव शरीर का तापमान है। मैंने बताया था आपको, केल्विन में मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। और इसके अंदर मैं आपको सारे लिखा देता हूँ कि मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट के अंदर बात करूँ तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस की बात करो तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपका बिल्कुल याद होना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि क्वेश्चन अगर ये बना है, ये किसी न किसी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये बना है मान लीजिए केल्विन वाला, तो आपसे पूछ लेगा फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 98 डिग्री, और सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इनसे बिल्कुल ना डरे। अगला क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगे। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, और याद आज के बाद नहीं भूलेंगे। मैं इसको आपको प्रूफ करके भी बता देता हूँ, ठीक है ना। अब सेंटीग्रेड और हमें फ़ारेनहाइट में अंतर पता है, हमें एक फॉर्मूला बताया था कल मैंने, C/5 बराबर F-32/9। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि कौन से सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के ऐसा कौन सा मान है जो दोनों एक जैसे रखेंगे तो बराबर आएंगे। तो यहाँ पर आप -40 रखिए, देखो C की जगह -40 रख दिया, फिर 500 ऐसा कैसे ही, F की जगह -40 -32/9। आप इसे काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 8, ये वज्र गुणा होगा इससे, तो 8 9 72, तो ये माइनस आ गया, तो -72 बराबर, इसको भी आप अगर माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -72, ये देखो बराबर आ गया। तो इस पे बराबर होता है, तो आपको 40 लिखना है। जहाँ पर -40 ऑप्शन है आपको वही टिक करना है। मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि -40 यानी कि -40 रखेंगे, इधर भी 72 आएगा, इधर भी 72 माइनस के आएंगे, ये देखो दोनों बराबर हो गए। तो यही तो पूछ रहा है कि कब बराबर होते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अंदर मैंने आपको एक और संबंध बताया था केल्विन के अंदर, कि केल्विन बराबर 273 प्लस, है ना, ये सेल्सियस। जब भी सेल्सियस का मान लो, वो आपको कुछ भी दे दे, यहाँ पे 10 दे दे, अब 10 दे दे, बोल दे किसी भी, है ना, किसी भी सेंटीग्रेड का मान आपको ये 10 दे रखा है, तो
तो केल्विन में बताइए, तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा 273 प्लस 10 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 280 केल्विन। बहुत ही सरल है, इसलिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इजी होने वाला है टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसलिए इनको रटे नहीं आप, है ना, समझे इसको। इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं आराम से, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। और अगर एक एक टॉपिक को ऐसे कवर करेंगे तो मेरी गारंटी है आपके छोटे मोटा एग्जाम तो यूं ही निकल जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन है किसी झील की सतह का पानी बर्फ बस जमने ही वाला है, हाँ बस जमने ही वाला है झील के अंतःस्थल में जल का तापमान होगा। इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन देखते ही वो बालक जरूर कर सकता है, वो विद्यार्थी जिसने मेरा कल वाला लेक्चर अटेंड किया है ना। उसके अंदर क्या है, सिर्फ मैंने बताया था कि ये ग्राफ बताया था मैंने घनत्व और टेम्परेचर के अंदर, और घनत्व तो सबसे ज़्यादा किस पे होता है 4 डिग्री पे। अब 4 डिग्री वाला घनत्व वाला कहाँ रहेगा पानी, हमेशा नीचे की ओर, है ना। बाहरी घनत्व जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा वो अंदर की ओर रहेगा, बाहर चाहे 0 डिग्री जमी हुई, ये परत जमी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 डिग्री रहेगा तो इसके अंदर क्या आएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यानी ऊपर अगर बर्फ़ जमने वाला है, जम गया है, अंदर की ओर जो टेम्परेचर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा उस टाइम जब बर्फ़ जम रही है, ठीक है ना। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें। इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखें ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना अभी 4 डिग्री सेल्सियस अभी रट लेंगे, लेकिन कल परसों या हो सकता है हफ्ते भर में आप भूल जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। ये देखो फिर से क्वेश्चन बन गया जो कल पढ़ाया था उसी में से। हमें पता है कि घनत्व और ताप के अंदर ये वाला ग्राफ था, और यहाँ पर क्या था सबसे ऊपर में 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इससे मिलाएंगे, इधर घनत्व था और इधर तापमान था T, तो सबसे ज़्यादा तापमान यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे देखो घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो 4 डिग्री होगा इसमें। 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप मेरा कल वाला वीडियो जरूर अटेंड कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अक्सर छोटे मोटे एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है 100%, ठीक है। आगे है क्वेश्चन है खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों होता है। देखो जब भी हमारे यहाँ पे बर्तन होता है तो नीचे का जो उसका हिस्सा है वो हमेशा क्या है, नीचे का हिस्सा काला होता है। अब काला इसलिए कि ये काला रंग जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, अवशोषक यानी किसी चीज करना, तो सारी ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और सारी ऊष्मा एक साथ ग्रहण कर रहा था क्या होगा, वो वस्तु के अंदर पानी है तो वो भी जल्दी गर्म होगा, वस्तु के अंदर सब्जी बन रही है तो वो भी जल्दी से गर्म होगी, है ना। इसीलिए काले रंग का मतलब ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। अवशोषक यानी अवशोषण कर रहा है, उसको ले रहा है ऊष्मा को। इसलिए नीचे गैस चल रहा है और गैस से जो ऊष्मा निकल रही है, अधिकतर मैक्सिमम ऊष्मा वो क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर, काला रंग। बस ये इसका कंसेप्ट है। तो आप इसमें लिख सकते हो, ऑप्शन में आए तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको पक्का मिलेगा इसके आंसर में कि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, अगर ये मेरी सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताया जाते जाते कि हाँ सर आपने जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल है। इसी सीरीज़ को आप आगे कंटिन्यू रखिए जिससे हमारा भी फायदा होने वाला है ना। और जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाना। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।